हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्त्रीलिंग की परिभाषा इस प्रकार से थी कि जो शब्द स्त्री जात का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ऐसे यदि हम मनुष्य को देख के यदि उसका नाम जान के ऐसे तो हम पता कर लेंगे कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन परीक्षाओं में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और समझ में नहीं आते हैं कि उनमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कल की जो वीडियो हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है उसमें पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है, किन शब्दों के माध्यम से की जाती है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा है। यदि परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसके इतर से कहीं से कोई प्रश्न नहीं आएगा और आप उस प्रश्न का आंसर दे लेंगे। तो आज की कक्षा शुरू करने से पूर्व आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका कमेंट हमें ऊर्जावान बनाता है और हम किसी भी कंटेंट को अत्यंत ऊर्जा से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आसान से आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं ताकि बात आपको समझ में आ जाए और टॉपिक जो अध्याय है उसके बारे में आपके मन मस्तिष्क में वह कंटेंट बैठ जाए जिससे कि परीक्षाओं में आपकी मदद हो सके। तो चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। लिंग का मतलब होता है चिन्ह या पहचान, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है और हम लोग कल की कक्षा में पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में चर्चा किए। आज की कक्षा विशेष बस स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है त, वट और हट और ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कह रहा है कि त, वट, हट, ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण में जैसे हम देख लेंगे लूट, यहाँ पे बनावट है, मिसप्रिंट हो गया है, बनवट लिखा गया है, इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ पे बनावट है। और घबराहट, मूर्खता, मधुरता, सज्जनता आदि, यानी जिन शब्द के अंत में त आए, वट आए, हट आए और ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लूट, बनावट, घबराहट, मूर्खता, मधुरता, सज्जनता आदि। ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि जिस शब्द के आखिरी में अ आए वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पुल्लिंग होता है। अगले कंटेंट को हम देखते हैं। अगला कंटेंट क्या कह रहा है कि ऐसे तद्भव शब्द, तद्भव क्या होता है? तद्भव और तत्सम ये दो चीज़ें होती हैं। इनको हम अगली जब वीडियो तत्सम और तद्भव की वीडियो जब बनेगी तो इसके बारे में इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तत्सम वह होता है कि जो संस्कृत का शब्द होता है और तद्भव वो होता है जो कि हिंदी का शब्द होता है। तो इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी यहाँ पे आपको समझने मात्र से बता दिया जा रहा है कि ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख, ऊख, भूख, कोख, राख इत्यादि शब्द। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ख आता है वहाँ पे क्या होते हैं? वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे ईख, ऊख, भूख, कोख, राख आदि। उपर्युक्त इन सभी शब्दों में आप देखेंगे तो इन सभी शब्द के आखिरी में ख आया है जो
स्त्रीलिंग की पहचान कराता है। अगला देखेंगे हम, कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अग्नि, विधि, छवि, रश्मि इत्यादि। कुछ यानी कि सभी इकारांत शब्द नहीं। इकारांत का मतलब होता है कि जिसपे छोटी ई की मात्रा लगी हो, वह इकारांत होता है। तो जिन कुछ इकारांत शब्द जो यहाँ पे दे दिए गए हैं, अग्नि, छवि, रश्मि और विधि, ये सभी क्या हैं? ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या है। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। आप जब कल की कक्षा हो रही थी जिसमें पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि समुद्रों के नाम आया था, सागरों के नाम, जिसमें प्रशांत महासागर और भी बहुत सारे सागर, काला सागर आए थे, जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और जो नदियों के नाम होते हैं वे सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, झेलम, गोदावरी, रावी, कावेरी, गोमती, चिनाब, नर्मदा इत्यादि नदियाँ, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो जब ऐसे कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं और आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं, तो ये सारी बातें आपके मन मस्तिष्क में क्रम वाइज छप जाती हैं, जिससे कि आप परीक्षाओं में प्रश्न को देखते ही उसका आंसर बता देते हैं। तो यह वीडियो इसी उद्देश्य से बनाई जा रही है कि आप लोगों का कुछ उपयोग, आप लोगों की कुछ सहायता हो जाए, और निश्चित रूप से यह कंटेंट आपके लिए उपयोगी हैं। जो छात्र हमारी इस वीडियो को नहीं देखेंगे वह कहीं न कहीं अपना नुकसान करेंगे, और यदि ऐसी इसमें से एक भी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो उनको पछतावा भी होगा कि काश मैंने वीडियो देख लिया होता। अगला कंटेंट कह रहा है कि झीलों के नाम। यहाँ पे आपने देखा नदियों के नाम था, यहाँ पे झीलों के नाम, ये भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। मानसरोवर, डल, वूलर, सांभर आदि, ये सभी झीलों के नाम हैं। ये सभी झीलों के नाम हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला तथ्य कह रहा है कि भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी इत्यादि। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ये सारे तथ्य बिल्कुल आसान हैं, और यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे हम। अगला तथ्य क्या कह रहा है कि अगला तथ्य कह रहा है तिथियों व नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो तिथियां होती हैं और नक्षत्र होते हैं उनके नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियां कुछ हैं: एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, भरणी और रोहिणी। ये सभी नक्षत्र और तिथियां जो हैं ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये भी सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला तथ्य देखेंगे, मसालों के नाम। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि मसालों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, लौंग आदि। इसमें अपवाद के रूप में एक हींग है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें से किसी 3 को रख देगा और एक अपवाद वाला दे देगा। तो यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे रहेंगे तो आप कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तिथियों व नक्षत्रों के नाम और मसालों के नाम, जैसे पुल्लिंग वाले में था कि मास और महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो यदि आप एक दूसरे से इसको कोरिलेट करके देखेंगे तो
यह कंटेंट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इसको भी याद रख लेंगे। मसालों के नाम और तिथियों के नाम, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब अगला आता है आहारों के नाम, और पुल्लिंग वाले में था अनाजों के नाम। तो इसमें आहारों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें रोटी, पूरी, दाल, खीर, खिचड़ी, चटनी और सब्जी, ये सभी क्या हैं? ये सभी आहार हैं जो हमारी क्षुधा को तृप्त करते हैं, जो हमारी भूख रहती है उसको शांत करते हैं। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी एक अपवाद है, और वो क्या है? पुलाव। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो अपवाद के रूप में है वो क्या है? पुलाव। फिर आगे बढ़ते हैं, और आखिरी कंटेंट है कि जिन शब्द के अंत में इया होता है वे भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चूहिया आदि। यानी जिन शब्द के अंत में इया आए वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? वो सभी आएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए गए हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, और अब मुझे आशा है कि लिंग अध्याय से यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसे सही कर लेंगे। चूँकि हमारा टॉपिक वाच्य था, हम वाच्य पढ़ने वाले थे, लेकिन वाच्य के लिए लिंग, वचन और काल, ये तीनों जानना अति आवश्यक है। इसलिए हमने आज लिंग टॉपिक को कंप्लीट किया। अगली कक्षा में हम वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद काल पढ़ेंगे, तब फिर हम वाच्य को पढ़ेंगे, जिससे कि वाच्य आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आपको निश्चित रूप से इससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। तो हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। फिर हम अगली कक्षा में बेहतरीन तरीके से एक नए अध्याय के बारे में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को अपना खूब सारा सहयोग दीजिए और इसको देखिए, हमारे चैनल का सहयोग करिए, हमारा सहयोग करिए। आपका आभार सदैव रहेगा, और आपको कुछ न कुछ जानकारी और ज्ञान अवश्य मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।